हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार वीवी स्टडी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम जाने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक 5 पर एम्प्लॉय हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट। ओके। ओके। एम्प्लॉय हेल्थ एंड हेल्थ एम्प्लॉय हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब भी किसी बड़ी फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं उनको संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय के हेल्थ की सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट्स के क्या रूल्स हैं, द फैक्ट्री एक्ट 1948 के क्या रूल्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ मतलब एम्प्लॉय के सेफ्टी के और हेल्थ की बातें करेंगे। ठीक है। आपने सेफ्टी को लेकर आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि कहीं ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं कुछ भी हो जाता है, जैसे आग लग जाती है, कहीं कुछ भी हो जाता है। तो ये क्या होता है कि सेफ्टी नहीं रखते हैं, इस वजह से ये सब होता है। ठीक है। और कभी कभी मशीन ओवरलोड ले लेता है कि इससे ज़्यादा, इस मशीन से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो है 24 घंटे चलती रहती हैं, 24 घंटे। तो उस ऐसी ऐसे दो तीन मशीनें रखनी चाहिए उन्हें कि चलो इंसान की तरह उसको भी आराम करने की जरूरत होती है। अगर वो आराम नहीं करेगा, वो मशीन ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा, एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा, फैक्ट्री में आग लग जाती है, ऐसे बहुत होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि कोई आपने 2 और 3 दिसंबर को सुना ही होगा भोपाल गैस कांड। उसमें इसी वजह से गैस कांड हुआ था, उसमें सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑनर था वो पैसे बचाने के लिए सेफ्टी के लिए बोलता ही नहीं था कि आपको सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और लीक होगा भी नहीं, क्योंकि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि उसे क्या फॉलो करना चाहिए किसी फैक्ट्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। एम्प्लॉय सेफ्टी refers to the providing a safe working environment for employee by incorporating safe equipment and safe procedure the workplace to ensure worker safety। जो मशीन खराब होने वाली है, खराब होती है, तो एम्प्लॉय को कोई नुकसान ना हो, एम्प्लॉय को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए? सेफ इक्विपमेंट देना चाहिए, सेफ प्रोसीजर्स देना चाहिए। वर्क प्लेस ऐसा हो कि वर्कर की सेफ्टी को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जो अगर मशीन खराब हो भी जाता है या फिर ब्लास्ट होता है तो उसको प्रॉपर हेलमेट देना चाहिए, या फिर और भी कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सब प्रोवाइड करना चाहिए ताकि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, जो एम्प्लॉय होता है वो भी तो इंसान ही है। मशीन का क्या है, वो फट गया, अब मशीन को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा भी बना सकते हैं, लेकिन इंसान मर जाता है तो क्या दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। मशीन अगर खराब हो जाता है तो उसको क्या रिपेयर किया जा सकता है? ठीक है। अगर इंसान मर जाता है तो उसको रिपेयर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है। एम्प्लॉय हेल्थ encompasses the physical and mental status of employees। ओके। मतलब एम्प्लॉय की हेल्थ में फुली प्रिपेयर होना चाहिए कि उसका फिजिकल और मेंटल स्टेटस एम्प्लॉय का क्या है। जैसे कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, पूरी तरह से मेंटली फिट हैं, तभी आपको फैक्ट्री में कहीं जॉब करने के लिए जाना चाहिए, कहीं भी काम करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है। उसी तरह आर्मी में भी ऐसा ही होता है, जब तक आप फिजिकल फिट नहीं होंगे तब तक वो सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल था। ये हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं कि हर जगह फिजिकल और मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय का मजबूत होना चाहिए, तभी वो आगे काम कर पाएगा। अगर किसी बीमार आदमी को, किसी को अगर वर्क दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बीमार रहता है, काम नहीं कर पाएगा, क्या होगा, टोटल लॉस होगा। ठीक है। इसी तरह हर एम्प्लॉय जब भी कहीं जॉब करे तो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो, एक मजबूत व्यक्ति हो, मेंटल से मेंटल भी मेंटली प्रिपेयर हो और फिजिकली प्रिपेयर हो। ओके। Employers should ensure that their employees are working in the safe, oh, sorry for that. All right, all right. Okay. Safe environment मतलब ये कि जो एम्प्लॉय इंश्योर करता है कि चलो हम पता करते हैं कि द फैक्ट्री एक्ट में 1948 में कैसे कैसे प्रोविज़न बताए गए हैं कि कैसे गाइडलाइन दिया गया है, कैसा प्रोविज़न दिया गया है कि एक एम्प्लॉय को
क्या क्या फॉलो करने चाहिए और क्या क्या फॉलो करके क्या करवाना चाहिए उनसे, ठीक है। अगर वो इस रूल्स और रेगुलेशन, इस गाइडलाइन को अगर फॉलो करता है तो उसकी हेल्थ और उसका जो ह्यूमन बॉडी है वो सेफ रहेगा, ठीक है, सेफ्टी में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फैक्ट्री एक्ट 1948। एम्प्लॉय हेल्थ की बात करें तो क्लीननेस सेक्शन 11, फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन एंड फ्री। मतलब कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, किसी भी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए। फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन एंड फ्री। क्लीन फ्री होना है, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, क्लीननेस होनी चाहिए पूरी तरह से। तब जाके एम्प्लॉय की हेल्थ के बारे में हम सोच सकते हैं इसकी, ठीक है। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट्स सेक्शन 12, ये सेक्शन 12 में बताया गया है कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी हो रही है तो डिस्पोजेबल होना चाहिए सही तरीके से। ओके। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर सेक्शन 13, एडुकेट वेंटिलेशन बाय द curriculum सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। ओके। मतलब कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, उसको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए। ह्यूमन बॉडी को जो टेम्परेचर होता है वो उसको सह पाए, ऐसा वेंटिलेशन इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे वेंटिलेशन का इंतजाम करना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन 13 में बताया गया है। डस्ट एंड फ्यूम सेक्शन 14, टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम। ओके। इसमें ये बताया गया है कि जो डस्ट होता है और वर्कर को नुकसान ना हो, जैसे कि अगर कोई सीमेंट की फैक्ट्री है या फिर कोयले कोयले की फैक्ट्री, कोयले का खदान देखा होगा आपने, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब सांस लेता है तो सीमेंट की फैक्ट्री का जो धूल उड़ता है वो ह्यूमन, जब वो सांस लेता है तो वो अंदर जाता है उसकी बॉडी में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी, डस्टलेस होना चाहिए हर जगह। ओके। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। ओके। सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉनिटर में होने चाहिए। जो भी आप आर्टिफिशियल कुछ भी अगर आप बना रहे हो तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए। गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को बनाने के लिए लाइसेंस देती है तभी उस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए, सेक्शन 15 में बताया गया है। ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम नहीं करने चाहिए। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग होगा तो फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ओके। ये सेक्शन 16 में बताया गया है। लाइटिंग सेक्शन 17, मेंटेन्ड सफिशेंट एंड सुटेबल लाइटिंग, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और बोथ। चाहे लाइटिंग लाइटिंग अंधेले अंधेले में काम नहीं होना चाहिए कि एकदम डिम लाइट में वो काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाइटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, सुटेबल लाइट हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 17 में बताया गया है कि आपको लाइट की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। भाई जो वर्कर काम कर रहा है वो, उसको प्यास भी तो लगेगी, क्योंकि वो इंसान है, मशीन तो है नहीं, ठीक है। मशीन मशीन क्या है, बिजली से चलता है। इंसान क्या है कि खाना पानी इन सब चीज जब उसको मिलेगा तो क्या है, बॉडी में उसका जो ब्लड है वो क्या होगा, फ्लो होगा ऊपर से नीचे बहुत तेज से। ओके। तो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। कहते हैं कि पानी के बिना जीना संभव है, ठीक है, वाटर के बिना जीना संभव है, असंभव है, असंभव। ओके। सॉरी। ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18 में बताया गया है, ठीक है। लेटरिन एंड यूरिनल्स, ये इन सब की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ओके। इस स्पुटन्स मतलब कि थूकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। भाई ये कोई काम करता है, ठीक है, उसको अगर बहुत भारी बदबू आ रही है, उसको अगर बहुत भारी बदबू आ रही है तो क्या करे वो। ऑल राइट, ऑल राइट, वेट फॉर द मोमेंट। ओके। ओके। स्पिटून्स। ओके। इसमें क्या है कि उसको थूकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे कोई बहुत से कर्मचारी होते हैं, बहुत से एम्प्लॉय होते हैं कि गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, जो नहीं भी खाता है उसको भी कभी ना कभी थूकने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉय सेफ्टी। अब 1948 के एक्ट में देखते हैं कि एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए क्या कहा गया है।
द मशीनरी इज इन एवरी फैक्ट्री शुड बी प्रॉपरली फेंस्ड, सेक्शन 21। इसमें ये कहा गया है कि जो मशीन है उसके चारों तरफ से एक घेरा होना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो और उससे बचा जा सके। ये किसमें कहा गया है? सेक्शन 21 में कहा गया है। ओनली द ट्रेन्ड एडल्ट मेल वर्कर वियरिंग टाइट फिटिंग क्लॉथ शुड बी अलाउ वर्क नियर द मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में ये बताया गया है कि जो ट्रेंड है, जो एडल्ट है मेल वर्कर, उसको ही बड़ी मशीन के पास काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उसके पास अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 22 में कहा गया है। नो यंग पर्सन shall be employed on dangerous machinery unless he is fully instructed, सेक्शन 23। सेक्शन 23 में ये कहा गया है कि 14 साल के बच्चे, ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट, 14 साल से आपने सुना भी होगा, 14 साल के बच्चे से, 14 साल के कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 23 बना हुआ है ये इस चीज के लिए पॉसिबल अलाउ नहीं देता है। ओके, 14 ईयर जब उसका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही अलाउ किया जाता है। ओके, डेंजरस मशीन के पास उसे काम करने के लिए नहीं भेजा जाता। प्रोवाइड स्ट्रिकिंग gear and devices of cutting power ऑफ पावर इन केस ऑफ इमरजेंसीज। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे कि पावर को ऑफ किया जा सके। ये सेक्शन 24 में कहा गया है। ओके, सफिशिएंट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन विथ रिगार्ड सेल्फ एक्टिंग मशीन्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। किसी भी एक्सीडेंट को बचाने के लिए, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट को मतलब प्रोक्यूशन होना चाहिए, मतलब कि फ्यूचर में अगर कोई डेंजर प्रॉब्लम आती है, कि चलो फ्यूचर में हम पहले से रेडी रहें, प्लानिंग करके रहें कि आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या है, पहले से ही रेडी रहें इस चीज़ के लिए कि अगर फट गया तो उसकी जगह में हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 25 में बोला गया है। टू प्रिवेंट डेंजर ऑल मशीनरी ड्राइवन बाय पावर शुड बी इंसेंड एंड इफेक्टिवली गार्डेड, सेक्शन 26। बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। जब भी आप किसी फैक्ट्री में वर्क करें तो जो मशीन चल रही होती है उसका जो पावर चल रहा होता है इफेक्टिवली भी गार्डेड होना चाहिए। गार्डेड का मतलब ये होता है कि बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, वुमेन वर्कर एंड चिल्ड्रन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच ए कॉटन ओपनर इट इज वर्क, सेक्शन 27। सेक्शन 27 में ये बताया गया कि वुमेन को और बच्चों को, मतलब जो महिला होती है, महिला वर्कर, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो कॉटन प्रेस का काम चल रहा हो या फिर कॉटन ओपनर का काम चल रहा हो, तो वुमेन से और बच्चों से इन चीज को क्या किया जाता है, दूर रखा जाता है कि वो इसमें काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को और वुमेन को ज्यादा हार्मफुल पहुंचाता है ये प्रेसिंग कॉटन और कॉटन ओपनर। ओके, hoist and lift in factory should be periodically inspected by the competent person, 28। सेक्शन 28 में ये कहा गया है कि प्रॉपर रेगुलर चेक करना चाहिए, जो उसमें इंस्पेक्टेड बाय द कंपोनेंट पर्सन, प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि लिफ्ट चल रहा है बराबर, होसिस्ट चल रहा है बराबर कि नहीं। अगर बराबर चल रहा है, ये रेगुलरली चेकअप होना चाहिए। किसमें कहा गया है? सेक्शन 28 में। Lifting machine, chains, ropes, and lifting tackles in a factory should be periodically inspected by the component person। एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को बराबर चेक करता रहे, चैन को भी चेक करता रहे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर भारी भारी सामान इन्हीं सब चीज़ों से ही लाया इधर से उधर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे सामान को इधर से उधर ले जाने वाली मशीन को प्रॉपर रेगुलर चेक्ड होना चाहिए। ये सेक्शन 29 में आता है। चलिए, सेक्शन 29। ओके, अब आते हैं सेक्शन 30 में। Where process of grinding is carried on, a notice indicating the maximum safe working peripheral peripheral speed of every grindstone or observe wheel etc should be fixed to the revolving machinery। ये सेक्शन 30 में कहा गया है। सेक्शन 30 में कहा गया है कि कोई भी अगर मशीन डेंजरस मशीन है, ठीक है, ग्राइंड का काम चल रहा है,
ग्राइंड स्टोन का काम चल रहा है, ठीक है, तो उस मशीन के पास एक नोटिस लगा होना चाहिए कि डेंजर जोन, ऐसा करके एक नोटिस लगा होना चाहिए। ये किसके अंडर, किसने कहा है, सेक्शन 13 का ये टॉपिक कह रहा है, ठीक है। वेयर एनी प्लांट और मशीनरी और एनी पार्ट ऑफ thereof is operated at a pressure above atmospheric pressure, effective measure should be taken to ensure the safe working pressure such a plant machinery or part of is exceeded। सेक्शन 31 में ये कहा गया कि नोटिस, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का काम चल रहा हो तो वहाँ पर भी एक नोटिस होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर ऐसा होता है कि अगर आप इसके पास जाते हो तो वो आपको भी खींच सकता है या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। सेक्शन 31 में ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई मशीन चल रहा हो तो वहाँ पर एक नोटिस डालिए और लिखिए कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर है यहाँ पर, और आसपास यहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से देखना चाहें तो दूर से देख सकते हैं, ठीक है। Floors, stairs, and means of access should be soundly constructed and properly maintained। सेक्शन 32 में ये कहा गया है कि फुली क्लीन होना चाहिए, जो टूटा फूटा ना हो, जो फ्लोर्स हैं वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, कुछ गिरा तो नहीं है, कोई ग्रीस तो नहीं गिर गया है, कुछ तेल तो नहीं गिर गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, पूरी तरह से मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि वर्कर्स जो काम करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यह सेक्शन 32 में मेंशन किया गया है। पिट्स, सम्स एंड ओपनिंग इन फ्लोर एक्सेट्रा शुड बी एदर सिक्योरली कवर्ड और फेंस्ड। सेक्शन 33 में जैसे कि खड्डे कर देते हैं, बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज से ढका होना चाहिए, मजबूती के साथ कवर होना चाहिए ताकि उसमें कोई गिरे ना। से ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 33 के अंदर आता है, ठीक है। ओके। No workman shall be employed in any factory of lift, carry or move any load so heavy to be likely to cause him injury। सेक्शन 34 में ये कहा गया है कि कोई भी हैवी, जो कोई भी है कैरी मूवी मूव एनी लोड टू सो हैवी टू बी लाइकली ये केसेस ऑफ इंजरी, मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय से आप है ज़्यादा भारी सामान नहीं उठवा सकते। अगर आप उसे उठवाएंगे तो उसे क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, उसकी पीठ में इंजरी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उठा नहीं पाएगा और ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। ये सेक्शन 34 में कहा गया है, ठीक है। उसके लिए मशीनें हैं, इंसान से क्यों उठवाना, ठीक है। Necessary protective equipment should be provided to protect the eyes of the workmen where the working involves risk in injury to the eyes। मतलब कि आंखों के प्रोटेक्शन के लिए भी एक इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि आप बिल्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए लोहे का, और एक प्रॉपर ग्लास होना चाहिए ताकि आंख को नुकसान ना हो। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिससे आंख को नुकसान होता है, ठीक है। तो हैवी लोड और इंजरी भी है, ओके। चिंगारी जैसे निकलता है, जब जब हम बिल्डिंग करते हैं तो चिंगारी निकलता है, तो उससे क्या है कि ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान होता है। चलो, बॉडी को तो नुकसान होता ही है, आंख को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंख से ही सब कुछ देखता है, आंख से ही देख के सब कुछ बोलता है, ठीक है। नेसेसरी प्रोटेक्टिव नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द आइज एंड वर्कमैन वेयर द वर्किंग इन्वॉल्व इंजरी टू आइज। ओके, ये हो गया। Suitable precautionary arrangements should be taken against dangerous fumes, gases। सेक्शन 36 में ये बताया गया है कि अगर कोई अ, खतरनाक, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री होती है, मेडिकल की फैक्ट्री होती है, वहाँ दवाई बन रही होती है तो तरह तरह के स्मेल्स आते हैं, ठीक है। तो उनके पास एक ऐसा इक्विपमेंट्स होना चाहिए कि वो सांस ले तो वो चीज़, जो स्मेल है वो अंदर ना जाए, बॉडी के अंदर ना जाए। अगर वो बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा भोपाल गैस कांड में, कि जब वो सांस लेते थे तो उनका फेफड़ा पूरा जल गया था, फेफड़ा बाहर निकाल के रख दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, ये रूल्स और रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं रखा, क्योंकि ये कांड हुआ था 1983, ओके, 2-3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। तो ये रेगुलेशन 1948 से बना हुआ है, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, इसलिए इतने सारे लोग मारे गए भोपाल गैस कांड में।
ओके। तो ये सेक्शन 36 के अंडर आता है कि आपको जो भी स्मेल आ रही है, गैस लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट होना चाहिए ह्यूमन सेफ्टी को देखते हुए। एवरी practicable measure should be taken to prevent any explosion where the manufacturing process product dust gas flame product dust gas। ओके। तो इन जब भी कोई एक्सप्लोजन हो, जब भी जैसे कि गैस कांड हुआ था ना, अगर उसमें पहले सेफ्टी का अगर ध्यान दिया होता तो जितने भी इंसान हैं वो सब बच सकते थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तो इस चीज़ को क्या करना चाहिए, पहले से रेडी रहना चाहिए। सेक्शन 37 में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उससे कैसे बचा जा सके। ठीक है। Every practicable measure should be taken to prevent outbreak and fire. It's separate both internally and externally। ओके। जैसे कहीं आग लग जाती है फैक्ट्री में, कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री में आग लग जाती है, अंदर आग लग जाती है, अंदर से बाहर आग पकड़ लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पर क्या करना चाहिए, एक ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। पार्टिकुलर मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट ऑन फायर इट्स सेपरेट। ठीक है। तो इसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, इन सब को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आग अंदर से बाहर अगर आ जा रहा है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, the inspector of factories can ask the occupier or manager to the factory of furnish drawings, specification, etc. If any building, any machinery, any plant, in case he feels that condition of such building, machinery, or the plant may likely cause danger to human life। ठीक है। जो इंस्पेक्टर होता है फैक्ट्रीज ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होता है, तो वो कभी भी मैनेजर से क्या मांग सकता है, फैक्ट्री ऑफ फर्निश ड्राइंग मांग सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन मांग सकता है, बिल्डिंग का ड्राइंग मांग सकता है, मशीनरी, ए प्लांट, कुछ भी ले सकता है। वो कभी भी बोल सकता है कि आप मुझे ये दे दो। ह्यूमन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 39 में लिखा हुआ है। ओके। The inspector of factories can suggest a suitable measure to step to take by take occupier or manager to implementation where he feel the condition of the building machinery or plant may likely cause danger of human life। ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो इंस्पेक्टर होता है, जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होता है, वो सजेस्ट कर सकता है कि आपको इनमें और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ये आपको करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर है, वो ह्यूमन की सेफ्टी को देखते हुए ये सब बोल सकता है। ठीक है, सेक्शन 40 में। ओके। वेयर इन 1000 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, द कीपर should appoint a safety officer to look after the safety aspect of the factory। सेक्शन 40B, सेक्शन 40B में ये कहा गया है कि जो सेफ्टी ऑफिसर है उसका होना बहुत जरूरी है, ताकि सेफ्टी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसमें कहा गया है, सेक्शन 40B में। अब आते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। एडिकेट एंड सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन एवरी फैक्ट्री। ये सेक्शन 42 में कहा गया है कि जो वर्कमैन जो वर्कमैन काम करते हैं उनके लिए वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। हैंड वॉश अगर उसको करना है तो वो फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर कपड़े गंदे हो गए तो, या फिर गीला हो गया पसीने से, वैसे ऐसे बहुत से फैक्ट्री में एसी लगा होता है, सब जगह नहीं लगा होता है। ठीक है, क्लॉथ अगर गीला हो गया, ठीक है, तो उसको धो सकें। ओके। Provide suitable place for keeping clothing not worn during working hour and for the drying well clothing। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कपड़े होते हैं वो रखने की जगह भी होनी चाहिए। कई फैक्ट्रियों में कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। कपड़े रखने की जगह नहीं होती, अगर वो गीला हो जाए तो वो क्या हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। मतलब ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। किस, ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 43 में है। Suitable arrangements for seating should be provided and mentioned for all workers obligated to work in a standing position। ये सेक्शन 44 में कहा गया है कि जो वर्कर खड़े होकर काम करते हैं उनके पास बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, जो ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह बैठने का ही काम मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मशीन चल रही होती है उसमें कुछ वर्कर खड़े होकर काम करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं, तो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसको जब भी मौका मिले तो कम से कम वो रेस्ट कर सके।
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जब भी उसको मौका मिले तब उसको रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट के लिए हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन 44 में कहा गया है। फर्स्ट, एड बॉक्सेस एट लीस्ट वन बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कमैन। सेक्शन 45 में कहा गया है कि 150 जो वर्कमैन हैं उनके बीच में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, एटलीस्ट वन, वन बॉक्स होना ही चाहिए। फैक्ट्री वेयर इन more than 500 workers are employed, there should be provided and mentioned an ambulance, ठीक है। सेक्शन 45, 45 एंड 4 में कहा गया है कि एम्बुलेंस और नर्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि कोई काम करते करते बीमार पड़ गया, ठीक है, तो तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। तो एम्बुलेंस और नर्स की भी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेक्शन 45(4) में कहा गया है। कैंटीन फॉर द यूज ऑफ वर्कर इन एवरी फैक्ट्री वेयर इज द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन मोर देन 250। अगर 250 से ज़्यादा वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कैंटीन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि भाई इंसान है, वो तो खाएगा पिएगा, कभी कभी इंसान को चाय की लत लग जाती है कि बिना चाय के वो उसके दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो कम से कम कैंटीन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। कि ऐसे बहुत से घर हैं जो सुबह सुबह खाना खाकर नहीं आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी खाया नहीं जाता, कहते हैं कि सुबह सुबह खाया नहीं जाता है, ठीक है। तो कैंटीन की व्यवस्था होगी तो सुबह सुबह वो कैंटीन से कुछ भी खा सकता है, इसलिए कैंटीन की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेयर इन मोर देन 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, एडिकेट्स सुटेबल शेल्टर और रेस्ट रूम एंड ए सुटेबल लंच रूम विथ प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सेक्शन 47 में कहा गया है कि जो 150 वर्कर हैं, ठीक है, जो 150 वर्कर हैं उनके लिए किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, सुटेबल लंच रूम होना चाहिए। ऐसे कई फैक्ट्रीज हैं जहां सिर्फ काम कराया जाता है, लेकिन बैठकर एक सुकून से खाना खाने के लिए कोई रूम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लिए सुटेबल रेस्ट रूम, सुटेबल लंच रूम भी होना चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होना चाहिए। ये सेक्शन 47 में कहा गया है। ये वॉश फैसिलिटी तो ठीक है, लेकिन वॉश फैसिलिटी कभी कभी क्या है, पानी साफ नहीं होता है, तो पीने के लिए अलग से बढ़िया सेफ मतलब क्लीन पानी होना चाहिए। सेक्शन 47 में ऐसा कहा गया है। वेयर इन मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, देयर शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड a suitable room for the use of children under the age 6 year of such a woman। सेक्शन 48, 30 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं, अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं उस फैक्ट्री में काम कर रही हैं और उस फैक्ट्री में उनके किसी भी 6 साल के, 6 साल का अगर कोई बच्चा है या उससे कम है, तो उनके लिए सुटेबल रूम होना चाहिए, ताकि उनको उनका भरण पोषण हो सके, छोटे बच्चे का ख्याल रखा जा सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनको मालूम नहीं होता है कि बड़े कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500, wherein more than 500 more workers are employed, the occupier should employ in the factory such number of welfare officers as many be prescribed, सेक्शन 49। इसमें ये कहा गया है कि जो वेलफेयर ऑफिसर होता है वो वेलफेयर में शामिल होना ही चाहिए, ताकि वो चेक कर सके वॉशिंग फैसिलिटी है कि नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, एम्बुलेंस नर्स की व्यवस्था है कि नहीं, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या टाइम पर आएगा कि नहीं, ये चेक करना किसका काम होता है, वेलफेयर ऑफिसर का, ओके। नेक्स्ट, वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट वर्कर्स, ओके। ऑर्डिनरली a worker should not be allowed to work in a factory more than 48 hours any week। सेक्शन 51 में ये कहा गया है कि ये चीजें अलाउ नहीं की जाएगी जो 48 घंटे से ज्यादा काम करेगा। सेक्शन 51 में ये कहा गया है कि एक हफ्ते में आप वर्कर से 48 घंटे ही काम ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप काम नहीं ले सकते, ये सेक्शन 51 में मेंशन किया गया है। द वर्कमैन शुड हैव वन हॉलीडे फॉर ए होल डे इन ए वीक वेयर ही वाज आस्क्ड टू वर्क ऑन हिज scheduled वीकली हॉलीडे। he should be he should be given a compulsory holiday within 3 days of his scheduled वीकली हॉलीडे। सेक्शन 52 में ये कहा गया है कि वीकली ऑफ उनको देना ही देना चाहिए, ठीक है। हफ्ते में एक बार वीकली ऑफ देना ही चाहिए।
ये सेक्शन 52 में कहा गया है, फॉर एग्जांपल कि अगर उसको मंडे को छुट्टी लेनी है और मैनेजर ने बोल दिया कि आप आओ, वर्क करना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है, ठीक है, तो उसको 3 दिन के अंदर वही छुट्टी दोबारा देनी चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन 52 में कहा गया है। वीक ऑफ के साथ अगर वीक ऑफ नहीं मिलता है तो उसके 3 दिन बाद उसको सेम वीक ऑफ मिलना चाहिए। ये सेक्शन 52 में कहा गया है। आफ्टर obtaining approval from the inspector of factories, the workman shall be allowed to avail the compensatory holiday unbilled by him within that month, during which the complementary holidays are due to within 2 months immediately following that month। सेक्शन 53 में क्या कहा गया है कि अगर आप लीव पर नहीं जा पाए हैं, अगर आपको लीव नहीं मिली है, तो इस ऑफिसर से बात करके, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ऑफिसर से बात करके आप या तो उसी मंथ हॉलीडेज ले सकते हैं, जो आपका लीव होता है, 2 CL 3 CL मिलता है महीने में, वो ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं, बात करके आप नेक्स्ट मंथ ले सकते हैं। ये सेक्शन 53 में कहा गया है। नो वर्कर शुड बी अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर इन अ डे। सेक्शन 54 में ये कहा गया है कि वर्कर से आप एक दिन में सिर्फ 9 घंटे ही काम करा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 54 में कहा गया है। देन टाइमिंग ऑफ वर्क शुड बी फिक्स्ड इन सच ए वे टू नो वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड टू फॉर रेस्ट ऑफ द ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर ड्यूरिंग दिस वीक इन ए डे, ठीक है। सेक्शन 55 में ये कहा गया है कि 5 जैसे 9 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 9 घंटे की शिफ्ट में उसे 5 घंटे के बाद एक ब्रेक देना कंपलसरी है। अगर ब्रेक नहीं दोगे तो वो लगातार काम नहीं कर पाएगा और बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 9 घंटे की शिफ्टिंग होती है तो 5 घंटे बाद उसे लंच ब्रेक दें, ठीक है। फिर 4 घंटे बाद तो उसकी छुट्टी हो ही जाती है, ठीक है। तो सेक्शन 55 में ये लिखा गया है कि आपको लंच ब्रेक देना ही पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। इसलिए हर इंडस्ट्री में, हर ऑफिसेज में लंच ब्रेक दिया जाता है सेक्शन 55 के अंदर। द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ ए वर्कमैन शुड बी अरेंज्ड दैट इंक्लूसिव इंटरवल रेस्ट अंडर सेक्शन 55 शुड नॉट बी सेपरेट स्प्रेड ओवर मोर देन 10.5 आवर इन डे। सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि अगर ऑल राइट, ऑल राइट, सेक्शन 56, ओके, सेक्शन 56 में ये कहा गया है कि आप इस सेक्शन 55 को साथ में लेकर और सेक्शन 56 को साथ में लेकर 10 से 10.5 से ज़्यादा वर्क आप नहीं करा सकते हैं। 10.5 घंटे से ज़्यादा वर्क आप नहीं करा सकते हैं, ये सेक्शन 56 में कहा गया है। ओके, वर्कर वर्क्स इन ए फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर इन अ डे or for more than 48 hours in a week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages। सेक्शन 59 में ये कहा गया है कि अगर आप ओवर टाइम कराते हैं, अगर 9 घंटे के बाद अगर ओवर टाइम कराते हैं आप, ठीक है, तो उसको डेली बेसिस से डबल पेमेंट मिलनी चाहिए, डबल वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री में अगर वर्क कर रहा है, एक दिन का 9 घंटे का उसको मिलता है 500 रुपये, ठीक है, और वो ओवर टाइम करता है 1 घंटे, तो उसको उसको डबल मिलना चाहिए, 1000 मिलना चाहिए 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का। ये क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, मतलब कि उसको ज़्यादा वेजेस मिलता है, उसकी रिस्पेक्ट ओवर टाइम, उसके ओवर टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए हम उसको एक्स्ट्रा वेजेस दे देते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर है, देना चाहिए 59, सेक्शन 59 के अंदर। Further restriction on employment of women, section 66। Section 66, section 66, okay. Women, women is not allowed to work during the night hour from between 10 a.m. to 5 a.m. Okay. Women is not allowed to work during the night hour from between 10 a.m. to 5 a.m. वुमेन को काम के दौरान नाइट में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 66 में आता है, ठीक है। वुमेन को सिर्फ अलाउ है 10 से 5 दिन में ही अलाउ है, रात में वो काम नहीं कर सकती।
women is not allowed. Okay. Factories Act 1948 shall allow women to work in between the hours 6 a.m. to 7 p.m. only. अगर ज़्यादा काम की ज़रूरत है तो आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दिन में ही करा सकते हैं। किसी भी वुमन को रात में कभी काम करा ही नहीं सकते, क्योंकि ये सेक्शन 66 के अंडर में आता है। ठीक है। ओके। सेक्शन 67, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। नो चाइल्ड who has not completed his 14 years shall be required or allowed to work in any factory। कोई भी चिल्ड्रन जब जिसका 14 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उससे आप फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है। नॉट अलाउड, रिक्वायर्ड और नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। सेक्शन 68 में क्या बोलता है? नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स, मतलब कि जो ए चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर ए एब्सोनेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अनलेस। आप किसी जो बच्चा 14 साल कंप्लीट कर चुका है और उसकी रिक्वायर्ड है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा उस बच्चे से। वो बच्चा ही कहलाएगा, क्योंकि 14 साल के ऊपर और 18 साल से नीचे तो बच्चा ही कहलाता है। ठीक है। ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड विथ रेफरेंस टू हिम अंडर सेक्शन 69 इन इज इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एंड। इसका मतलब ये है कि अगर 14 साल के बाद किसी बच्चे को फैक्ट्री में अगर आप काम करने के लिए अलाउ करना है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड देना होगा कि हाँ, मैं इस फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ठीक है। सच चाइल्ड और एडोसलेंट कैरीड वाइल ही इज एट वर्क ए टोकन गिविंग ए रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की जगह में उसे टोकन दिया जाता है। वो एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया है, अब आप काम कर सकते हैं। ठीक है। नीड ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब कि एम्प्लॉय की सेफ्टी में क्या, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है। नीड डिक्रीज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर सेफ फील नहीं होता है, और सेफ फील नहीं होता है, तो वो क्या करने लगता है? अब्सेंट करने लगता है, अब्सेंटिज्म करने लगता है, वो दूसरी फैक्ट्री में चला जाता है, दूसरी जगह काम करने चला जाता है। तो इसको क्या करना चाहिए? सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि यहाँ पर सेफ है वो पूरी तरह से। ठीक है। टू रिड्यूस डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है। अपसेंट का टर्नओवर बढ़ने लगता है, तो ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो डिससेटिस्फाई होता है कि यहाँ सेफ्टी पूरी तरह से नहीं है, या तो मेरे को सैलरी कम दिया जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। ओके। टू डिक्रीज द ऑक्यूरेंस ऑफ जॉब रिलेटेड डिसीज, जैसे कि कोयले की फैक्ट्री हो गई, कोयले का खदान हो गया, सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। ओके। टू बूस्ट एम्प्लॉय मोराल, इसका क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय का काम रिस्की नहीं है और उसको सेफ्टी में भी रखना है। कई कई एम्प्लॉय बोलते हैं कि ये सेफ नहीं है, ये मेडिकल का फैक्ट्री है, मेडिकल की फैक्ट्री है, अब हम क्या करें? तो आपको प्रॉपर एक सूट दिया जाता है, ताकि बाहर से एक कण भी अंदर ना आ सके, एक स्मेल भी अंदर ना आ सके, ये समझाना पड़ता है एम्प्लॉय को। ठीक है। ये इसकी जरूरत होती है सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए। टू एनहेंस वर्कर्स इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। ओके। एम्प्लॉय सेफ्टी और एम्प्लॉय हेल्थ पर भी फोकस किया जाना चाहिए कि उसके हेल्थ में भी ध्यान देना चाहिए, उसकी ह्यूमन बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ से काम करके जाए तो बीमार ना पड़े वो। ठीक है। टू सेव ह्यूमन लाइफ, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? एक हर इंसान को बचाने के लिए कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन लाइफ। ठीक है। ताकि इसके रूल्स को फॉलो करके जितने भी मैंने सेक्शन बताए हैं, जितने भी ये सेक्शन बताया गया है, उसको फॉलो करके एक ह्यूमन लाइफ को क्या किया जाए, क्या किया जा सके, सेफ्टी और हेल्थी किया जा सके। आगे ये टॉपिक हमारे यहाँ पर खत्म होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी को पढ़ लोगे तो इससे ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब कवर किया गया है। ओके। चलो बाय।